हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल और वीडियो पर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो ये बायोलॉजी के जो 12th की बायोलॉजी है, इसके इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के वो होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। हम आपको स्टेप टू स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज के हमारे ये होने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो आपको देखिए क्या करना है, सिर्फ आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अपनी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, ये सही कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, मिलर का प्रयोग। ठीक है, तो ये मिलर का प्रयोग है। इसका देखिए अब इसमें क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। एक सेकंड इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, पेन को देखिए सही कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। इसकी परिभाषा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि 1953 में स्टे स्टेनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने ये सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया, ठीक है, कि प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में सरल अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बन सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रयोग की व्यवस्था, इसकी जो प्रयोग की व्यवस्था थी वो क्या थी। एक कांच के ऊपर, इसे थोड़ा देखिए सही कर लेते हैं, अब सही है। एक कांच के ऊपर के बंद उपकरण में जल को मतलब रखा गया। ठीक है, ये देखिए कांच का उपकरण है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कांच का उपकरण है। ये देखिए इसमें जल को रखा गया। ठीक है, जल को रखा गया। दूसरे भाग में मीथेन, यानी मीथेन का इसमें फॉर्मूला भी लगा CH4 अमोनिया NH3 तथा हाइड्रोजन H2 गैस भरी गई। ठीक है, ये देखिए इसमें ऊपर ये गैस भरी गई। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकिए बस। ये देखिए इसमें ये गैस भरी गई, जल को गर्म किया। देखिए ये यहाँ से जल को गर्म किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जल को गर्म किया गया जिससे जलवाष्प बनी। देखिए यहाँ से ये जलवाष्प बनी। ठीक है, ये जलवाष्प बनना शुरू हो गया। गैसों पर विद्युत स्पार्क बिजली प्रवाहित किया गया। यहाँ से देखिए ये दिया गया है विद्युत स्पार्क बिजली। ठंडा करने पर बने पदार्थ एकत्र किए गए। जब ठंडे मतलब ये पूरा करने के बाद में इसे ठंडा किया गया और जो पदार्थ बने उन्हें एकत्रित किया गया। ठीक है, इसमें देखिए ये नीचे यहाँ पर एकत्र किया गया। फिर इसका परिणाम देखिए क्या था। इसका देखिए परिणाम था, कुछ दिनों बाद घोल में अमीनो अम्ल तथा अन्य अकार्बनिक मतलब कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए। अन्य कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए इसमें। ठीक है, कुछ दिनों बाद जब इसे रखा रहने दिया तब इसमें कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए। इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह निकला कि यह प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बन सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो मतलब पृथ्वी है ना, इसके वातावरण में सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एग्जाम में ये डायग्राम बना देना है। आराम से, ऐसे नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं, बस आराम को सही से ये देख के बना देना है। और फिर उसके बाद में ये आपको इसकी जो हेडिंग है ना, जो आपको अभी समझाएंगे, आपको इतना लिख देना है। ठीक है, ये हमारे आज के यूपी बोर्ड क्लास 12 के लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए लॉजिस्टिक वृद्धि। ये देखिए यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है लॉजिस्टिक वृद्धि। तो इसका देखिए ये क्या है, चित्र इसमें पूछता है, उसमें एग्जाम में आता है कि इसका एस आकार का डायग्राम बनाओ। तो एस आकार का ये आपको डायग्राम बना देना है। देखिए इसमें क्या, इसकी परिभाषा क्या कह दी। जब जनसंख्या प्रारंभ में तेजी से बढ़ती है, जब जनसंख्या है ना वो प्रारंभ में तेजी से बढ़ती है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बाद में वृद्धि धीमी होकर स्थिर हो जाती है। जो बाद में मतलब वृद्धि है ना वो धीमी हो जाती है, स्थिर हो जाती है, इसे ही लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं और इसे ही हम लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। उसके बाद में इसकी विशेषता क्या है। प्रारंभ में वृद्धि तेज होना। देखिए यहाँ से पहले बिल्कुल धीमी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए तेजी से वृद्धि हुई, फिर यहाँ पे देखिए वृद्धि धीमी होना, फिर यहाँ से देखिए ये वृद्धि धीमी हुई। यदि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखिए ये लिखा भी है, इधर भी देखिए ये लिखा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए और आगे चलते हैं।
उसके बाद में यहाँ क्या कहता है, धीमे धीमे अंत में जनसंख्या वहन क्षमता कैरी कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको वहन क्षमता यानी कैरी कैपेसिटी। तो ये क्या है, यहाँ पर स्थिर हो जाती है, यहाँ पर एक एक समय आने के बाद यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, इसके महत्व क्या है, महत्व देख लेते हैं। महत्व है यहाँ पर इसके, प्राकृतिक प्राकृतिक परिस्थितियों में अधिकांश जीवों की वृद्धि इसी प्रकार होती है। जो मतलब इसमें जो जीवों की वृद्धि है ना वो इसी प्रकार होती है, एक बार पहले वृद्धि धीमी होती है, फिर एक बार में तेज होती है, फिर उसके बाद में एक टाइम पे ये रुक जाती है। ठीक है, पर्यावरण की वहन क्षमता का पता चलता है, इससे पर्यावरण की जो वहन क्षमता है इसको भी इसके बारे में मतलब इससे पता चलता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है प्रारंभिक चरण, फिर देखिए तेजी से वृद्धि का चरण, फिर स्थिर अवस्था। ठीक है, आपको छोटा करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए एक लाइन ये रही, एक ये रही, और यहाँ पे देखिए ये वो तो अलग है फिर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे ही ये डायग्राम बना देना है, यहाँ से ऐसे लाइन के ऐसे आपको डायग्राम यहाँ से बना देना है एस ग्राफ का। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में आता है। चलिए आगे चलते हैं अपने। आपको ये हमारी जो भी ये पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखिए लिखी है, पूरी पीडीएफ बनी हुई है और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे प्रतिसारी अंग। देखिए प्रतिसारी अंग क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए परिभाषा इसकी क्या है। परिभाषा देखिए, वे अंग जिनका कार्य समान होता है। देखिए वे अंग जिनका कार्य समान होता है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, उन्हें प्रतिसारी अंग कहते हैं। देखिए प्रतिसारी अंग आपको देखिए इसमें दिख रहा होगा, पक्षी का पंख, तितली का पंख। देखिए ये देखिए पक्षी का पंख अलग है और ये देखिए ये तितली का पंख अलग है, ये है प्रतिसारी अंग। ठीक है, आगे देखिए चलते हैं, इसके देखते हैं विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं देखिए हैं, विशेषताएं कार्य समान है, उत्पत्ति अलग, संरचना अलग, अभिसारी विकास का प्रमाण, अभिसारी विकास का प्रमाण है। देखिए चमगादड़ का पंख तथा कीट का पंख, देखिए ये चमगादड़ का पंख है और ये देखिए कीट का पंख। ठीक है, इसके महत्व जान लेते हैं क्या होते हैं। महत्व, इसके महत्व है कि ये दर्शाते हैं कि अलग अलग जीव समान वातावरण में रहते हुए समान कार्य के लिए समान प्रकार के अंग विकसित कर सकते हैं। मतलब जो ये जीव है ना एक समान कार्य के लिए समान अंग विकसित कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं नीचे, ये देखिए यहाँ पे देखिए चित्र डायग्राम दे रखा है कि समल्पी अंग, संरचना समान कार्य अलग। देखिए संरचना समान है पर कार्य अलग है। देखिए मनुष्य का हाथ, बिल्ली का पैर, घोड़े का पैर, चमगादड़ का पंख। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में देखिए प्रतिसारी अंग, कार्य समान संरचना अलग है। देखिए पक्षी का पंख, तितली का पंख, उसके बाद चमगादड़ का पंख, उसके बाद कीट का पंख। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है नीचे, प्रसारी अंग, यहाँ पे देखिए पिन पॉइंट किया हुआ लिखा हुआ है, प्रतिसारी अंग अभिसारी विकास का प्रमाण होते हैं जहाँ समान कार्य के लिए अलग अलग जीव अलग अलग संरचना वाले अंग विकसित करते हैं। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है आराम से, और ये पंख आपको नहीं बनाने हैं, बस आपको ये लिख देना है कि पक्षी का पंख और तितली का पंख। उसके बाद में ऐसे ही मतलब हेडिंग डाल के ये लिख देने हैं बस। ये डायग्राम अगर बना सको तो बना देना, पेंसिल से बनना तो कोई बात ही नहीं, आपको लिख देना है बस नीचे कि मनुष्य का हाथ, बिल्ली का पैर, ऐसे लिख देना है आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम देखिए क्या होते हैं, इसका परिचय पहले देखते हैं। आनुवांशिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हैं देखिए ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, हाँ, इन्होंने मटर का प्रयोग करके वंशागत के 3 नियम दिए। इन्होंने देखिए मटर के पौधे पर अपना ये जो भी होता है एक्सपेरिमेंट ये किया था। ठीक है, और 3 नियम दिए। देखते हैं इनके 3 नियम क्या हैं। यहाँ पे देखिए प्रभुत्व का नियम, पहला नियम है इनका प्रभुत्व का नियम। जब 2 विपरीत लक्षण साथ आते हैं तो केवल एक लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी कहते हैं, दूसरा लक्षण अप्रभावी कहलाता है। देखिए जब 2 लक्षण आते हैं तो एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है उदाहरण, लंबा टी, जो देखिए एक कैपिटल टी है ना ये लंबा के लिए, और जो स्मॉल टी है ना ये है बौना के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखते हैं कि बड़ा कैपिटल छोटा बड़ा टी और छोटा टी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनका दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या कहता है, युग्मकों के निर्माण के समय जीनों के जोड़ों
जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक जीन जाता है, मतलब एक जीन जाता है। ठीक है, देखिए ये संकर डबल ए है ना, देखिए एक ये तो पृथक्करण में युग्मक ये, ठीक है, अलग हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है संकर डबल ए युग्मक बनते समय ए और इस कैपिटल ए और स्मॉल ए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, दो या दो से अधिक लक्षणों के जीन युग्मकों में स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। दो या दो से अधिक लक्षणों के जीन मतलब युग्मकों में स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है संकर डबल डबल ए डबल बी, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल ए बी। यहाँ पे देखिएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए एक साथ कैपिटल बी और स्मॉल बी भी स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। इसमें चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। देखिए चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या एक ये देखिए चार प्रकार के युग्मक बनते हैं। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है बनने वाले युग्मक। ठीक है, अब इसका महत्व क्या होते हैं। आनुवांशिक का आधार, ठीक है, पौधे पौधों एवं पशुओं की नई किस्में विकसित करने में उपयोगी, वंशानुगत रोगों के अध्ययन में सहायक। जो ये नियम है ना, ये इन इसके काम में आता है और इसके काम में आता है और इसके मतलब इसमें इससे अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आहार चक्र। आहार चक्र क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको ये पढ़ के जाना है। आहार चक्र देखिए परिभाषा क्या होती है, जीवों के बीच भोजन एवं ऊर्जा के स्थानांतरण की क्रमबद्ध प्रक्रिया को आहार चक्र कहते हैं। ठीक है, इसे आहार चक्र कहते हैं, यानी फूड चेन कहते हैं। आहार चक्र देखिए क्या होते हैं, आहार चक्र के घटक। आहार चक्र उत्पादन देखिए क्या है, हरे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जीव, तृतीय उपभोक्ता शीर्ष यानी शिकारी यानी सांप हो गए और शेर ये हो गए। अपघटक क्या है, जीवाणु एवं कवक हो गए। ठीक है, आपको ऐसे ये लिख देने हैं। विशेषता इसकी क्या होती है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का लगभग 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है। ऊर्जा का मतलब 10% ही अगले स्तर तक पहुंचता है। महत्व उसके क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। जो जो मतलब ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसके संतुलन बनाए रखना होता है। ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। उसके बाद में जीवों की परस्पर निर्भरता बताता है। जीवों की ये जो परस्पर निर्भरता है ना, ये भी बताता है। यहाँ पे देखिए अब आपको ये डायग्राम दिख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे आपकी ये कैसे बना पाएंगे, तो आपको ये नहीं बनाने, बस आपको क्या करना है, ये लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी एक सेकंड ये हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम क्या है, डायग्राम में देखिए उत्पादक हरे पौधे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जीव, तृतीय उपभोक्ता शीर्षक यानी शिकारी। अब फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, अपघटक यानी जीवाणु के कवक। ठीक है, अपघटक पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, जो ये अपघटक है ना, ये पोषक तत्व को यहाँ से मतलब फिर से ये मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, जिससे पौधों को पोषण मिलता है, जिससे पौधे होते हैं ना, इन्हें पोषण मिलता है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुवीय भ्रूणता। ठीक है, बहुवीय भ्रूणता है यहाँ पे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस घटना को बहुभ्रूण भ्रूणता कहते हैं। तब इस घटना को बहुभ्रूण भ्रूणता कहते हैं। ठीक है, खोज इसकी किसने की थी, खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने इसका उल्लेख किया था। ठीक है, सबसे पहले आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने इसकी खोज की थी, आपको याद रखना होगा। यह साइट्रस यानी नींबू संतरा तथा आम आदि में सामान्यतः है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसका कारण क्या है, कारण है यह एक ही निषेचित अंडे से अनेक भ्रूण बनाना। ठीक है,
एक ही निषेचित अंडे से अनेक भ्रूण बनना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, बीजांड की अन्य कोशिकाओं से अतिरिक्त भ्रूण बनना। ठीक है, यहाँ पे रा इसमें लगा लेना है। ठीक है, ये रा है यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, उदाहरण देखिए, संतरा, नींबू, आम। अब इसका देखें, इसके महत्व देखते हैं क्या है। महत्व इसके हैं, अच्छे पौधों का उत्पादन। ठीक है, उसके बाद में है कृषि एवं बागवानी में उपयोगी। तीसरा हमारा क्या है, रोग रोग प्रतिरोधी पौधे प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, अब इसका ये डायग्राम आपको बना देना है। डायग्राम में देखिए आपको सब लिखा है, आपको ये पढ़ लेना है और आपको ऐसा ही डायग्राम बना देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए निष्कर्ष इसका क्या है, बहुभ्रूणता पौधे में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है जो प्राकृतिक रूप से पौधे अधिक पौधों के उत्पादन और पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, आपको इसके ये डायग्राम बना देना है और ये आपको ये पढ़ लेना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड ये सही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा गर्भी जनन भ्रूण। ठीक है, माउस भ्रूण का विकास। ठीक है, या ये इसका मतलब ये क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद में देखिए परिभाषा इसकी क्या है, निषेचन के बाद युग्मनज लगातार कोशिका विभाजन करता है और धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। स्तनधारियों जैसे माउस में यह विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, ये विकास है ना जो, ये गर्भाशय में होता है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम बना है। ठीक है, नीचे चलते हैं। विकास के चरण, इसके विकास के चरण क्या होते हैं। विकास के चरण है देखिए, युग्मनज, निषेचन के बाद एकल कोशिका युक्त युग्मनज बनना। ठीक है, फिर क्या है, विदलन। दूसरा है विदलन, युग्मनज लगातार माइटोटिक विभाजन द्वारा अनेक कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, मोरूला। मोरूला क्या है, लगभग 16 से 32 कोशिकाओं का ठोस गोल समूह बनता है जिसे मोरूला कहते हैं। ठीक है, मोरूला देखिए, ये वाला मोरूला है। ठीक है, ये वाला मोरूला है। देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये क्या होता है, मोरूला में द्रव भर जाता है। जो मोरूला में जो द्रव है ना, वो उसमें भर जाता है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये द्रव भरा हुआ है ना, ये इसमें। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जिसे मतलब ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा, गर्भाशय में आरोपण। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भीतरी परत एंटोमेट्रियम ठीक है में आरोपित हो जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में 6 नंबर हमारा ये रहा, क्या है, भ्रूण का विकास। ये जो ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पे भ्रूण कर लेना। आरोपण के बाद भ्रूण की कोशिकाएं बढ़ती हैं। ठीक है, और विभिन्न ऊतकों एवं अंगों का निर्माण होता है। विभिन्न मतलब जो ये हो जाता है ना फिर कि ऊतकों और एवं अंगों का निर्माण होता है। आपको देखिए यहाँ से पढ़ना है आपको, ये आपको ये डायग्राम देख लेना है और ये आपको ये क्रमिक डायग्राम ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद में इसके महत्व पढ़ते हैं। महत्व क्या है, नए जीव का निर्माण होना। ठीक है, उसके बाद शरीर के सभी अंगों का विकास होना। देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, शरीर के अंगों का विकास होना। फिर क्या है, ये भ्रूण विज्ञान का आधार है। ये भ्रूण है ना, ये विज्ञान का आधार है। यहाँ पे देखिए क्या है, स्तनधारियों में भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है और माँ से पोषण नाल के द्वारा मिलता है। इन्हें जो मतलब पोषण है ना माँ के, वो पोषण नाल के द्वारा मिलता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है आराम से और आपको पेपर में लिख देना है। ठीक है, आपको पीडीएफ बताई दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, अंडाशय मादा जनन ग्रंथि जहां अंडाणु बनते हैं तथा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। उसके बाद में इसका मुख्य भाग क्या होता है। मुख्य भाग देखिए इसका क्या होता है। मुख्य भाग जर्मिनल उपकला, कार्टेक्स, मेंडुला, प्राथमिक कूप, द्वितीयक कूप, ग्राफियन, पीतपिंड पीतपिंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये रहा पीतपिंड, ये रहा मेंडुला। इसको ये ग्राफियन कूप, ये कार्टेक्स, ये जर्मिनल उपकला, ये प्राथमिक कूप, ये द्वितीयक, यहाँ पे देखिए ये द्वितीयक कूप है। ठीक है, उसके बाद में ये अंडोत्सर्जन,
ये वाला देखिए अंडोत्सर्जन, यहाँ पे देखिए ये देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अंडाणु बनाना, हार्मोन्स स्त्रावित करना, प्रजनन में सहायता करना, ठीक है, प्रजनन में जो है सहायता करता है। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, ये देखिए इसका आपको ये डायग्राम याद कर लेना है, आपको ये 2-3 बार बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको बस इसके पॉइंट है ना, आपको ये बस सही से आपको लिखने होंगे, बस आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो ये वो देखता है कि पॉइंट कैसे लिखे हैं बच्चे ने, और आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, पहले परिभाषा डाल के, फिर मुख्य भाग डाल के, फिर कार्य डाल के, एक में ही नहीं सबको मिला देना है, बस ऐसे ही अलग अलग लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए सही कर लेते हैं, पारितंत्र एवं ऊर्जा का में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एक सेकंड रुकिए बस। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो देखिए परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ऊर्जा का उत्पादों से उपभोक्ताओं और अंत में अपघटकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया ऊर्जा प्रवाह कहलाती है। देखिए एक बार सही से समझा देते हैं, ठीक है, इससे क्या होती है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? पारितंत्र में देखिए ऊर्जा प्रवाह होता है सूर्य से प्राप्त, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वो उपभोक्ताओं और अंत में अपघटकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया ऊर्जा प्रवाह कहलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह का चित्र देखिए, सूर्य, फिर उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। उसके बाद में ये अपघटक फिर से ये मिट्टी में मिल जाता है, ठीक, मृत जीवों का अपघटन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको देखिए डायग्राम बनाने के लिए आपको ये सब बनाना नहीं होगा, आपको सिर्फ ये जो लिखा है ना सूर्य, आपको सूर्य लिखना होगा, फिर उसके बाद में ये एरो लगा देना है, फिर ऐसे ही आपको लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे नेक्स्ट कर चलते हैं। अभी क्या है, देखिए यहाँ पे देखा 10%, प्रत्येक पोषण स्तर के पर केवल लगभग 10% ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए 100% थी, फिर 10%, 1%, फिर 0.1%, ठीक है। ऐसे ही आपको मतलब इसमें ये बताया है कि 10% अगले तक पहुंचती है। इसके महत्व देखिए क्या होते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, तंत्र की मतलब जो है ना वो संतुलन बनाए रखना है। फिर खाद्य श्रृंखला को नियंत्रित करता है, ये खाद्य श्रृंखला को भी नियंत्रित करता है। फिर क्या है, ऊर्जा का उचित वितरण सुनिश्चित करता है, ऊर्जा का मतलब जो उचित वितरण सुनिश्चित करता है कि जितनी जिसको जरूरत है उसी हिसाब से ये पहुंचाता रहता है, ठीक है। आपको ये भी याद कर लेना है और आराम से पढ़ लेना है। आपको ये भी पेपर में आपको ये नहीं बनाना है कुछ भी, बस आपको ये लिख देना है और ये आपको ये भी लिख देना है, बस ऐसे ही बना देना है, ठीक है। पहले सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा, ठीक, फिर यहाँ पे 100%, 10%, 1%, 0.1%, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परागकण। देखिए परागकण क्या होते हैं, परागकण, ठीक है, परागकण देखते हैं क्या होता है, एक सेकंड रुकिए। देखिए परागकण, पराग परिभाषा की है, पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र में स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। इसका प्रकार क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके प्रकार पढ़ते हैं। देखिए स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण, यह एक ही पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प का परागण, ठीक है। दूसरा क्या है, पराग पर परागण, ठीक है, पर परागण, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प का परागण, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये पौधा उसके मतलब ये देखिए उसे परागण, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ये जो डायग्राम बना है, यहाँ पे देखिए ये बना है दूसरे वाले का, ठीक है। इसके देखिए परागण, परागण के साधन क्या होते हैं, वायु, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़। देखिए मतलब होता ना कि ये इस पे बैठा और इसके ये जो बीज हैं ये ले गया और कहीं इसने रख दिए तो वहां पर भी ये पेड़ उग जाता है, ठीक है, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके महत्व क्या होते हैं, निषेचन में सहायता, फल एवं बीज का निर्माण, आनुवांशिक विविधता, ठीक है। सरल चित्र, इसका मतलब देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है, ये आपको ये डायग्राम एग्जाम में बना देना है। पराग कोश पहले बनाना है, फिर परागकण बनाना है, उसके बाद वर्तिकाग्र, उसके बाद निषेचन एवं बीज निर्माण, ठीक है। आपको ये एग्जाम में बना देना है। उसके बाद में देखते हैं इसके बारे में, देखिए आपको एक बार पढ़ लेना आराम से, बस आपको समझ में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुष्प की संरचना। देखिए पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प की संरचना है, यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा दे रखी है, पुष्प
पौधे का प्रजनन अंग है। पुष्प जो है पौधे का प्रजनन अंग है। इसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए नर और मतलब मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। पुष्प का मुख्य भाग, यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये आपको सब पढ़ लेना है और डायग्राम बना देना है, ठीक है। चलिए अभी एक सेकंड बस ये सही कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें पुष्प के भाग क्या क्या होते हैं। उसके भाग देखिए पुष्प डंठल, ठीक है, पुष्प डंठल, उसके बाद में पुष्पासन, उसके बाद दलपुंज, पुष्प दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब लिखे भी हैं। नीचे चलते हैं। इसके कार्य क्या हैं। कार्य हैं परागकण एवं निषेचन, फल एवं बीज का निर्माण, पौधों का लैंगिक प्रजनन, ठीक है। उसके बाद में पुष्प के भाग, यहाँ पे पुष्प डंठल, पुष्पासन, दलपुंज, पुष्पपद, पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के सहित लिख दिया है, आपको ये पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सभी भाग मिलकर एक पुष्प का निर्माण करते हैं, जो पौधे प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आपको देखिए ये पढ़ लेना है और आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, देखिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए चलते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। बायोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे बायोजेनेसिस क्या होता है। बायोजेनेसिस की परिभाषा, बायोजेनेसिस ये वह सिद्धांत है जिसमें के अनुसार जीवन के केवल पहले से विद्यमान जीवन से ही उत्पन्न होता है, अर्थात कोई जीव निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। इस सिद्धांत को लुई पास्चर ने अपने प्रसिद्ध एवं हंसग्रीवा प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। जो लुई पास्चर ने इस सिद्धांत को अपने मतलब हंसग्रीवा के प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है, ठीक है। ये देखिए लुई पास्चर का फोटो भी लगा है। यहाँ पे देखिए लुई पास्चर का हंसग्रीवा फ्लास्क का प्रयोग, यहाँ पे देखिए इनका प्रयोग दे रखा है। आपको देखिए ये अगर बना सकते हो तो बना देना, वरना ये आपको लिख देना है प्रयोग विधि बस। हंसग्रीवा फ्लास्क में मांस का शोरबा लिया, यहाँ पे देखिए क्या है, मांस का शोरबा लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, शोरबे को अच्छी तरह उबाल कर उसमें उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया, जो इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें सबको मार दिया। उसके बाद में देखिए फ्लास्क का मुड़ा हुआ गला खुला रखा ताकि हवा अंदर जा सके, मतलब इसका मुंह है ये खुला रखा जिससे हवा अंदर यहाँ पर आ सके, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हवा तो अंदर पहुंची लेकिन धूल एवं सूक्ष्म जीव मुड़ी हुई गर्दन में ही फंस गए, जो मतलब जो ज्यादा धूल करते ना वो इसमें फंसे रह गए और हवा अंदर पहुंच गई। उसके बाद में क्या है, पहुंच गए। कई दिनों तक शोरबा स्वच्छ रहा और उसमें कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए जल फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी गई या शोरबे को गर्दन में फंसी धूल के संपर्क में लाया गया तथा उसमें सूक्ष्म जीव विकसित हो गए, जो उसमें सूक्ष्म जीव थे ना वो विकसित हो गए। इसका देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि जीवन स्वतः उत्पन्न नहीं होता, जो जीवन है ना वो स्वतः उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव पहले से उपस्थित सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न होते हैं, जो मतलब सूक्ष्म जीव है ना जो पहले से ही उपस्थित सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसलिए बायोजेनेसिस का सिद्धांत सही तथा स्वतः जनन का सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ, ठीक है। बायोजेनेसिस का महत्व, इनके महत्व क्या है, जीवन की उत्पत्ति के सही सिद्धांत का प्रमाणित करता है, ठीक है। उसके बाद में सूक्ष्म विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोगी, चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण में सहायक। उसके बाद में देखिए एक सेकंड बस, आधुनिक जीव विज्ञान का आधार माना जाता है, जो इनका नियम है ना वो आधुनिक जीव विज्ञान का आधार माना जाता है, ठीक है बच्चों। और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है और पढ़ लेनी है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा, आप इन्हें बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।